नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूक्रेन की स्थिति पर आज संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस महीने की 9 तारीख को दुर्घटनावश मिसाइल फायरिंग के बारे में आज संसद के दोनों सदनों में वक्तव्य देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर में कमी आई। संसद में जम्मू कश्मीर के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2022 और जम्मू कश्मीर विनियोग संख्या 2 विधेयक 2022 पारित किया। सरकार 12 से 14 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण कल से शुरू करेगी। देश में कुल निर्यात में 36% की वृद्धि अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 के दौरान $600 अरब से अधिक रहने का अनुमान। रूस और यूक्रेन के बीच आज 5वें दौर की बातचीत होगी। दोनों पक्षों ने शांति बहाली, संघर्ष विराम, सेनाओं की तत्काल वापसी और सुरक्षा गारंटी को लेकर आशावादी रुख प्रकट किया। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के लिए रूस पर चौथे दौर का प्रतिबंध लगाया। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को बेंगलुरु में दूसरे टेस्ट मैच में 238 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 से जीती। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं लवलीन निगम। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, उत्तराखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो कुमाऊं केसरी के नाम से लोकप्रिय थे और जिन्होंने क्रांतिकारी विचारों के समाचार पत्र शक्ति का प्रकाशन किया। सही उत्तर है बद्री दत्त पांडे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान बद्री दत्त पांडे को 3 महीने के कारावास की सजा हुई। अल्मोड़ा जेल में ही सुनवाई हुई, लेकिन पांडे ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। हिंदी में उनकी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास का ऐतिहासिक अध्ययन क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। बाद में बद्री दत्त पांडे 1955 में अल्मोड़ा से सांसद बने। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से उत्तर मिले हैं, लेकिन भाग्यशाली विजेता हैं जम्मू कश्मीर के बड़गांव जिले के शब्बीर भट्ट। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शब्बीर भट्ट है। मैं J&K के डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के एक गांव जिसका नाम शोपोरा है, वहां का रहने वाला हूं। आकाशवाणी के समाचार में हर रोज सुनता हूं और जो ये आकाशवाणी ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंदर ये जो सेगमेंट जो ये रोज पेश करते हैं, ये काफी इन्फॉर्मेटिव है। इससे लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 62वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसे पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। प्रश्न फिर सुन लें, हिमाचल प्रदेश के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसे पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें, व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल पता अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा।
और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज यूक्रेन की स्थिति के बारे में संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस महीने की 9 तारीख को दुर्घटनाग्रस्त मिसाइल फायरिंग के बारे में संसद के दोनों सदनों में वक्तव्य देंगे। पिछले बुधवार को तकनीकी गड़बड़ी के कारण नियमित रखरखाव के दौरान प्रक्षेपित मिसाइल पाकिस्तान में गिरी थी। सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। लोकसभा में आज वर्ष 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके जरिए त्रिपुरा के संदर्भ में कुछ जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 1950 में संशोधन का प्रावधान है। राज्यसभा में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब दिया जाएगा। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा में आज प्रस्तुत किया जाएगा। ये झारखंड के संदर्भ में भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से हटाने के लिए संविधान अनुसूचित जाति आदेश विधेयक 1950 में संशोधन करेगा। कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजातियों सूची में शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 1950 में संशोधन किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी कम हुई है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के हवाले से बताया कि जम्मू कश्मीर में 2016 में बेरोजगारी की दर 20% थी, जो इस वर्ष फरवरी में 13.2% हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में बताया कि उनकी सरकार ने कई जगहों पर गैर कानूनी तरीके से हो रही भर्तियों को रोका और योग्य व्यक्ति को रोजगार प्रदान कराया। आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 रिक्रूटमेंट, जिसमें जो वर्ग अभी तक वंचित रहे उन सबको जॉब मिला। ये ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है, इसीलिए मिल रहा है। बैकडोर अपॉइंटमेंट्स आर नॉट एनकरेज्ड नाउ, वी स्टॉप्ड इट। डेली वेजेस हैव आल्सो बीन एंगेज्ड विदाउट एनी रूल और ड्यू प्रोसेस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से भेदभावपूर्ण कानून भी खत्म हो गए। बाद में सदन में विनियोग संख्या 2 तथा 3 विधेयक 2022, जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2022 और जम्मू कश्मीर विनियोग संख्या 2 विधेयक 2022 पारित कर दिए गए। श्रीमती सीतारामन ने जम्मू कश्मीर के लिए 2022-23 के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि ये एक समावेशी बजट है और सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार किसानों की आय को 2 गुना करने का प्रयास करेगी। किसान सम्मान निधि के तहत 1.83 लाख फार्मर्स को 1,000 से ज्यादा 1083 करोड़ मिला है जम्मू कश्मीर में पीएम किसान सम्मान निधि। पूरे देश में स्टार्टअप्स का माहौल इतना उत्साह से बढ़ रही है, जेएनके में भी बढ़ रही है। 1198 स्टार्टअप्स हैव बीन रजिस्टर्ड इन जेएनके। वित्त मंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत निवेश प्रस्ताव को फास्ट ट्रैक आधार पर मंजूरी दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि पिछले 5 वर्ष में रक्षा क्षेत्र के व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा क्षेत्र का अनुमानित बजट 5,25,000 करोड़ रुपए से अधिक का निर्धारित किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में ये 3,79,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री भट्ट ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में सुरक्षा बलों ने आधुनिकीकरण के लिए साजो सामान की स्वदेश खरीद पर 3,86,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बच्चों वाले परिवारों और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों से कोविड टीका लगवाने का अनुरोध किया है। कल एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि बच्चे सुरक्षित होंगे तभी देश सुरक्षित होगा। श्री मांडविया ने 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण पर प्रसन्नता व्यक्त की। 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण कल से शुरू हो रहा है। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार
सरकार ने वैज्ञानिक संस्थानों के साथ विचार विमर्श के बाद इस महीने की 16 तारीख से 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड रोधी टीकाकरण आरंभ करने का निर्णय लिया है। यह टीका 2008, 2009 और 2010 में जन्मे बच्चों को लगाया जाएगा जो 12 साल के हो चुके हैं। इन बच्चों को कोरोवैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी जिसको बायोलॉजिकल इवेंट्स हैदराबाद ने तैयार किया है। 14 वर्ष से अधिक आयु से ऊपर की जनसंख्या को पहले ही टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कोविड रोधी टीका लगाया जा रहा है। सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 से बचाने की एहतियाती डोज देने के लिए किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त होने की शर्त भी हटा दी है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में अब तक 180 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 15 से 18 आयु वर्ग में अब तक 5 करोड़ 59 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 3 करोड़ 42 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। अब तक 2 करोड़ 13 लाख से अधिक एहतियाती डोज भी लगाई गई हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज यूक्रेन की स्थिति पर संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस महीने की 9 तारीख को दुर्घटनावश मिसाइल फायरिंग के बारे में आज संसद के दोनों सदनों में वक्तव्य देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर में कमी आई। संसद में जम्मू कश्मीर के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2022 और जम्मू कश्मीर विनियोग संख्या 2 विधेयक 2022 पारित किया। सरकार 12 से 14 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण कल से शुरू करेगी। देश के कुल निर्यात में 36% की वृद्धि अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 के दौरान $600 अरब से अधिक रहने का अनुमान। रूस और यूक्रेन के बीच आज 5वें दौर की बातचीत होगी। दोनों पक्षों ने शांति बहाली, संघर्ष विराम, सेनाओं की तत्काल वापसी और सुरक्षा गारंटी को लेकर आशावादी रुख प्रकट किया। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के लिए रूस पर चौथे दौर का प्रतिबंध लगाया। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को बेंगलुरु में दूसरे टेस्ट मैच में 238 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 से जीती। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान देश का कुल निर्यात $601 अरब से अधिक रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में यह 36% से अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष फरवरी में कुल आयात $59 अरब 35 करोड़ रहने का अनुमान है। रूस और यूक्रेन के बीच आज 5वें दौर की बातचीत होगी। दोनों देशों ने संकट के समाधान के लिए राजनयिक माध्यम खुले रखे हैं। कल दोनों देशों के बीच चौथे दौर की बातचीत हुई थी जो बेनतीजा रही। बातचीत में शांति बहाली, संघर्ष विराम, सेनाओं की तत्काल वापसी और सुरक्षा गारंटी पर विचार विमर्श होगा। दोनों पक्षों ने पिछले कुछ दिनों में संकट के समाधान को लेकर आशावादी रुख प्रकट किया है। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के कारण रूस पर चौथे दौर के प्रतिबंधों की मंजूरी दे दी है। 27 देशों के संगठन ने कल रात ये घोषणा की। यूरोपीय संघ के वर्तमान अध्यक्ष फ्रांस ने कहा है कि संघ ने रूसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर के अलावा सैन्य कार्रवाई में शामिल व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध पैकेज की मंजूरी दी है। पैकेज की विस्तृत जानकारी यूरोपीय संघ के जनरल में प्रकाशित की जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। जो मरवानो सीखी ले तो जीवन नो अधिकार तने, जो कंटक ने रस्ते चाले फूलो नो सरकार तने। आज की कड़ी में हम जाने माने स्वतंत्रता सेनानी गोविंद राव उत्तरांकर का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 15 मार्च 1917 को गुजरात के मेहसाणा में हुआ था।
उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। सहनशील थई जो जीवे तो सत्य तणो शणगार तने, ओ नरवीर सदा मळशे आदरती मानो प्यार तने। किशन राव उत्तरांकर के पुत्र गोविंद राव एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। 25 दिसंबर 1942 को उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विसना नगर की एक रैली में भाग लिया। सहयोगी स्वतंत्रता सेनानी शांताबेन पटेल और उनके पिता संकल चंद पटेल पर गोली चलाने से रोकने के लिए उन्होंने एक पुलिसकर्मी से राइफल छीनने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस गोलीबारी में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। 20 दिन बाद 15 जनवरी 1943 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को हमारा नमन। पृथ्वी पर राज को ना साचा श्रमजीवियों ना खेडू ना खानिया ना उद्यमवंतो ना रंग को नूरक पान पी पी ने पहलवान बनता धनवान ज्ञानवान तेनु सन्ना। आज ही हम महान गांधीवादी नारायण देसाई को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका निधन 2015 में 15 मार्च को हुआ। महात्मा गांधी के निजी सचिव और उनके जीवनी लेखक महादेव देसाई के पुत्र नारायण देसाई का पालन पोषण अहमदाबाद के साबरमती आश्रम और वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में हुआ। बचपन से ही गांधी जी के आदर्शों के साथ उनका गहरा जुड़ाव हो गया था। अपने पिता और अन्य आश्रम वासियों से उन्हें गांधीवादी सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रशिक्षण मिला। प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ चरखा कातने और खादी बुनने में भी विशेषज्ञता प्राप्त होती गई। गर्वोन्नत गरुड़बाज भक्षक वो पंखीराज तम होणो सूर्यकाल तपू नहीं त्यागे, जागो श्रमजीवी लोक त्यागो तंद्रान शोक पृथ्वी न पाट पर कलाल काल जागे। नारायण देसाई का विवाह स्वतंत्रता सेनानी नब कृष्णा चौधरी और मालती देवी चौधरी की पुत्री उत्तरा चौधरी से हुआ। युवा दंपत्ति नई तालीम स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने गुजरात में सूरत से 60 किलोमीटर दूर एक जनजातीय गांव वेदछी चले गए। भूदान आंदोलन के दौरान देसाई विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण के बाद देश के एक प्रभावशाली सर्वोदय नेता के रूप में उभरे। उन्होंने पैदल पूरे गुजरात की यात्रा की। सर्वोदय की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए देसाई ने वेदछी गांव में संपूर्ण क्रांति विद्यालय नाम से एक संस्थान की स्थापना की। अपने पिता को श्रद्धांजलि स्वरूप उन्होंने 4 अध्याय में गुजराती में महात्मा गांधी की जीवनी लिखी। ये उनके पिता का सपना था, जिसे वे 15 अगस्त 1942 को कारागार में अचानक मृत्यु हो जाने के कारण पूरा नहीं कर पाए थे। બાપુએ મારી બાને ને મને સંદેશો લખાવ્યો હતો, નો સોરો એલાઉડ, કોઈ પણ જાતનો શોક કરવાની છૂટ નથી. મહાદેવ ડાઈડ યોગીઝ એન્ડ પેટ્રિયટ્સ ડેથ. એક યોગીનું અને દેશભક્તનું જીવન જીવી અને મરણ પણ એવું જ પામ્યા. नारायण देसाई ने गांधीवादी आदर्शों के प्रसार का एक नया तरीका सोचा। महात्मा गांधी के जीवन, दर्शन और मिशन पर आधारित गांधी कथाओं के माध्यम से वे जन जन तक गांधी जी के विचार पहुंचाने लगे। गांधी कथा गुजराती और अंग्रेजी में सप्ताह भर चलने वाला आयोजन होता, जिसे संगीत और गीतों के साथ पारंपरिक भगवत कथा शैली में प्रस्तुत किया जाता था। उन्होंने देश विदेश में ऐसे 100 से भी अधिक आयोजन किए। कथा के दौरान वे स्वयं द्वारा रचित और संगीतबद्ध किए गीत स्वयं गाते भी थे। इस कथा शैली ने लोगों के मन में गांधी जी के बारे में उपजे कई भ्रमों को दूर किया। उन्होंने गांधी जी के जीवन की कई अप्रकाशित और अज्ञात घटनाएं भी जन जन तक पहुंचाई। वर्ष 2011 में अहमदाबाद प्रबंधन संघ ने गांधी कथा का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। हमें खेकर दी मारियो दी जंगल ने झाड़ियो दी सांगर दी गिरिवर्ती सुनी साध आव्या, हमें नूतन शक्ति ने भान गाता श्रद्धानुगान मानव ने मुक्ति दान देवाने आव्या। नारायण देसाई ने हमेशा अत्यंत सादगी और समर्पण का जीवन जिया। उनके जीवन का अधिकांश हिस्सा रचनात्मक गतिविधियों में व्यतीत हुआ, जो गांधी जी के मिशन का एक अभिन्न अंग था। वे पीस ब्रिगेड इंटरनेशनल के गठन में शामिल थे और उन्हें वॉर रजिस्टर्स इंटरनेशनल का भी अध्यक्ष चुना गया।
शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के प्रयासों के कारण उन्हें यूनेस्को अवार्ड सहित कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनके पिता महादेव देसाई की जीवनी के लिए उन्हें गुजराती का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इस महान राष्ट्रवादी और गांधीवादी देशभक्त को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। इस सिलसिले में उपभोक्ता कार्य, खाद्य, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग कल से उपभोक्ता अधिकार सप्ताह मना रहा है। यह आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष तथा देश के गौरवमय इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों को दर्शाएगा। इस साल का विषय है उचित डिजिटल वित्त। बेंगलुरु में भारत ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका को 238 रन से हरा दिया है। श्रीलंका की टीम 447 रन के लक्ष्य के जवाब में 208 रन पर सिमट गई। भारत ने 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। और रवि, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद लवलीन। संसद में सुनाई दी विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत की गूंज, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, लोकसभा में लगे मोदी मोदी के नारे। राजस्थान पत्रिका के अनुसार कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस बारे में 3 राज्यों में सस्पेंस। पत्र आगे लिखता है, 4 राज्यों में होली के बाद ही नई सरकार बनने की संभावना। भाजपा के संसदीय बोर्ड ने 4 राज्यों में नियुक्त किए पर्यवेक्षक, लोक सत्य में है। कोरोना मुआवजे के फर्जी दावों पर उच्चतम न्यायालय की नाराजगी और ये कहना कि कभी सोचा न था नैतिकता का इतना पतन होगा, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में लगभग है। फरवरी महीने में खुदरा महंगाई दर के बढ़कर 6.07 पर पहुंचने को हिंदुस्तान ने झटका बताते हुए लिखा है, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ी। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का प्रमुख नियुक्त किए जाने की खबर राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने लिखा है, नमक बनाने से लेकर सॉफ्टवेयर क्षेत्र में काम करने वाले टाटा समूह ने पिछले साल अक्टूबर में एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीती थी। रूस ने कीव में हमले किए तेज, वार्ता से राहत की उम्मीद, राष्ट्रीय सहारा की पहली खबर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यह बयान कि यूक्रेन से लौटे छात्रों को डॉक्टर बनाने की व्यवस्था करेगी सरकार, इसके साथ ही है। रंग भरी एकादशी के अवसर पर कल वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई पालकी यात्रा के चित्र हिंदुस्तान में है। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, काशी में खूब उड़े अबीर गुलाल जब निकली बाबा की पालकी। यमुना, नर्मदा और झेलम सहित 13 नदियों का होगा संरक्षण, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र आगे लिखता है, वन और पर्यावरण मंत्रालय ने संभाला जिम्मा, इस बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की। अमेरिका में काइट फेस्टिवल को सचित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमेरिका में नहीं वो काटा, अपना अपना आसमान पतंगों ने बांटा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। मुंबई में गर्म हवाएं चलेंगी। उत्तर में जम्मू, लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में दिन के समय आसमान साफ रहेगा और शाम को बादल छा सकते हैं। वहीं श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा और गंगटोक में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। आइजोल में धुंध रहेगी और आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। ईटानगर में भी दिन के समय बादल छाए रहेंगे। अगरतला में धुंध रहेगी। इन शहरों में तापमान 12 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर से सुन लें। हिमाचल प्रदेश के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसे पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज यूक्रेन की स्थिति पर संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस महीने की 9 तारीख को दुर्घटनावश मिसाइल फायरिंग के बारे में आज संसद के दोनों सदनों में वक्तव्य देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर में कमी आई है। संसद में जम्मू कश्मीर के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया।
लोकसभा ने जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2022 और जम्मू कश्मीर विनियोग संख्या 2 विधेयक 2022 पारित किया। सरकार ने 12 से 14 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण कल से शुरू करेगी। देश के कुल निर्यात में 36% की वृद्धि हुई। अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 के दौरान निर्यात $600 अरब से अधिक रहने का अनुमान है। रूस और यूक्रेन के बीच आज 5वें दौर की बातचीत होगी। दोनों पक्षों ने शांति बहाली, संघर्ष विराम, सेनाओं की तत्काल वापसी और सुरक्षा गारंटी को लेकर आशावादी रुख प्रकट किया है। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के लिए रूस पर चौथे दौर का प्रतिबंध लगाया। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को बेंगलुरु के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में 238 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।